हेलो बच्चों, दिस इज सुभाष फ्रॉम एनआईटी जयपुर। और अपन बात कर रहे थे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। यहाँ अपन ने बात कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ना। और आज अपन करने वाले हैं क्वेश्चंस करेंगे अपन आज ना बहुत सारे। और जो क्वेश्चंस आएंगे वो किसी फिक्स टॉपिक से नहीं आएंगे, जो भी अब तक अपन ने पढ़ा है वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको एक काम करना है, रफ पेज निकाल ले और पेन निकाल ले, और क्वेश्चन आते ही आप वीडियो को पॉज करें और खुद है ना आप उसको ट्राई करें एक बार के लिए, और बाद में आप है ना यहाँ से उसको काउंटर चेक करें एक बार के लिए ना। तो आज अपन बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, और जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा वो आईआईटी या नीट में आए हुए क्वेश्चंस होंगे है ना, प्रीवियस ईयर के अंदर। तो बहुत ध्यान से करें आप, ठीक है ना। टॉपिक का नाम ही अपना ना आज यही है, ब्रेन टीजर, है ना। अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं अपन आज, ठीक है ना। दिस इज द प्रैक्टिस सेशन, ओके। तो जो पहला क्वेश्चन इस ऑर्डर में आएगा, देखिए एक बार के लिए क्वेश्चन आपको यहाँ मिल गया होगा स्क्रीन के ऊपर, है ना। तो वीडियो को पॉज करें और देखिए उस क्वेश्चन को आप वहां से, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्पीयर चार्ज विथ सेम चार्ज इज एफ। if 50% charge of one sphere is transferred to second sphere then find new force, ठीक है ना। तो पहली बात तो क्वेश्चन का डायग्राम जो है ना वो बना रहा हूं मैं यहाँ पर कि दो स्फीयर है मेरे पास में, और दोनों कैसे हैं, दोनों स्फीयर जो है आइडेंटिकल है। कि मान लो कि चार्ज इसका अपन ने क्यू मान लिया, तो यहाँ पर भी कितना होगा, क्यू होगा। और डिस्टेंस जो है अपन ने कितनी मान ली, इनकी आर मान ली, ठीक है। तो अभी जो फोर्स काम कर रहा है ना, अब बताओ कि फोर्स कितना काम करेगा। तो फोर्स निकालना आसान काम है, वी कैन फाइंड यूजिंग कुलाम्स लॉ। फोर्स जो बनेगा यहाँ पर वो होगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पर आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। ये जो फोर्स है वो इनिशियल फोर्स है। अब आगे देखो कहानी में क्या चेंज आ रहा है। कहानी में चेंज यहाँ पर आया है कि आपको ये बोला हुआ है कि किसी भी एक स्फीयर का चार्ज जो है, कितना चार्ज, 50% चार्ज जो है वो अपन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक है ना ट्रिकी पार्ट रहेगा कि बताओ कि जो फाइनल केस बनने वाला है, बाद वाला केस जो बनेगा, उस केस में चार्ज कितना कितना आएगा, ठीक है ना। तो मैं एक और काम कर रहा हूं दोबारा से, वही स्फीयर है, स्फीयर तो सेम ही है, बट जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैंने चेंज कर दिया है। कि यहाँ का कुछ चार्ज मैंने यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। चार्ज कितना मैंने ट्रांसफर किया है, 50%। तो बताओ कि इस चार्ज का 50% कितना होगा, तो वो होगा क्यू बाई टू। अरे 50% का मतलब क्या होता है कि उसका हाफ चार्ज, मतलब कि इस क्यू का क्यू बाई टू चार्ज जो है मैंने उठा के यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो यदि यहाँ पर चार्ज में कमी आएगी और यहाँ पर चार्ज घट जाएगा, कितनी कमी आएगी यहाँ पर, क्यू बाई टू से। तो यहाँ पर जो चार्ज रह जाएगा वो कितना आएगा, क्यू माइनस क्यू बाई टू। और जो चार्ज यहाँ पे एक्स्ट्रा आएगा, तो जो नया चार्ज बनेगा इसके ऊपर क्यू प्लस क्यू बाई टू, इसको मैं क्या बोलूंगा, क्यू बाई टू के बराबर। और ये कितना आएगा आपका, 3 क्यू बाई टू के बराबर। अच्छा, डिस्टेंस जो है वो सेम रखी है अपन ने, अभी भी डिस्टेंस कितनी मान रखी है अपन ने, आर ही मान रखी है। तो अब चेक करें आप कि जो नया फोर्स आएगा एफ, जो नया फोर्स आएगा अपना एफ, इसको मैं यहां कर देता हूं ना, एफ डैश, वो कितना बनेगा, के इंटू क्यू वन क्यू टू। वॉट इज द क्यू वन, क्यू बाई टू, एंड क्यू टू वॉट इज द सेकेंड चार्ज, 3 क्यू बाई टू, 3 क्यू बाई टू अपॉन कितना आएगा यहाँ पर आर स्क्वायर। डिस्टेंस तो अपन सेम रखी है, तो यहाँ पर देखिए एक बार के लिए एफ डैश इक्वल टू कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3/4 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द न्यू फोर्स, है ना। चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद का जो नया फोर्स है वो इतना आएगा, और जो पहले फोर्स था वो इतना आया था। अच्छा, आप है ना, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि जो अपने ऑप्शंस है ना, वो एफ के टर्म्स में है। तो आप इसको ना एफ में आप रिप्लेस करो, तो दिख रहा होगा आपको कि इस टर्म का वैल्यू कितना है, एफ के बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, एफ डैश विल बी इक्वल टू 3/4 इंटू एफ, 3/4 इंटू एफ। दिख गया होगा आपको, दिस विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन था, स्टार्टिंग अपन ने आसान से की थी, इसको नोट कर ले आप, ठीक है ना। खुद ट्राई करना है इसको ना एक बार के लिए पहले आप, ओके। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखिए एक बार के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है एक बार उसको आप देखिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है आपको, और उसका आप डायग्राम ड्रॉ करें, है ना, कॉपी के अंदर, और फिर सोचिए कि इसकी अप्रोच क्या होगी, ठीक है ना। ये बात मैंने पहले है ना आपको बता रखी है कि किसी भी न्यूमेरिकल को अप्रोच करने के लिए कुछ स्टेप होने चाहिए आपके माइंड में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ते ही आपके माइंड में ये आना चाहिए कि यार इसका डायग्राम क्या बनेगा, है ना। जब तक उसका डायग्राम जो है आपके माइंड में नहीं बनेगा ना, तब तक आप उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर नहीं पाओगे आप, ये मेरी गारंटी है। तो यदि आप चाहते हो कि जो आपके न्यूमेरिकल पार्ट जो आपका है वो स्ट्रॉन्ग बने, उसके लिए कुछ जो हिंट है, जो कुछ मेजर चीजें हैं वो अपने माइंड में रखिए आप। क्वेश्चन 2 पे आए आप, तो सेकंड क्वेश्चन अपना है वो देखिए एक बार के लिए। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन यहाँ पे आ गया होगा ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कांट पॉसिबल। कि आपका यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रखी है मैंने ना।
तो आपको ये बताना है कि कौन सा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो है दैट इज थ्योरेटिकल, ठीक है ना, आपने पढ़ रखा है कि प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, है ना। तो देखो जो ऑप्शन ए है उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो बता रहा है अपने को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ऑप्शन बी जो है वो किसके लिए पॉसिबल है, दैट इज पॉसिबल फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, क्योंकि अपने पढ़ रखा है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा निकलती है बाहर की ओर, है ना। और जो ऑप्शन 4 है वो भी किसके लिए पॉसिबल हो सकता है, फॉर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। लेकिन देखो ऑप्शन जो 3 है वो, है ना, वो पॉसिबल नहीं है कभी भी, क्योंकि आप चेक करो कि ऑप्शन 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो लूप क्रिएट कर रही है, लूप बना रही है, और ये आपने लिखवाया प्रॉपर्टी के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कांट एग्जिस्ट इन लूप, दैट्स वाई जो ऑप्शन सी होगा दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो है ना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट सवाल देखिए आप, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ना, चेक करें आप यहां पर ना स्क्रीन के ऊपर, 20 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्लोज सरफेस, देन फ्लक्स रिलेटेड टू सरफेस इज 5। इफ 80 माइक्रोकूलम चार्ज इज एडेड इनसाइड द सरफेस देन फाइंड न्यू फ्लक्स, है ना। क्वेश्चन आसान है, वही काम करना आपको ना, पॉज करके ट्राई करना है इसको एक बार, ना अपने माइंड से ना, नो टेंशन होगी बिल्कुल, है ना। आसान क्वेश्चन है ना, लेकिन देखो ब्रेन टीजर क्वेश्चन है, मतलब कि आपका ब्रेन कितना काम कर रहा है ये बात ना यहाँ पे डिपेंड करेगी, क्योंकि रटने वाली बातें यहाँ पे काम में नहीं आएगी। तो पहली बात डायग्राम बनाते हैं अपन। तो एक सरफेस बोल रखी है, तो लेट सपोज ये अपन ने मान ली क्लोज सरफेस मान ली, दिस इज ए क्लोज सरफेस, और यहाँ पर जो चार्ज आपको दे रखा है इसके अंदर वो है 20 माइक्रोकूलम। तो लेट सपोज कि एक चार्ज ये मान लिया अपन ने, और इसका वैल्यू कितना है 20 माइक्रोकूलम। अभी इस टाइम पर क्या हो रखा है कि जो फ्लक्स लिंक हुआ है इस क्लोज सरफेस से, अच्छा फ्लक्स क्या होता है बात कर रखी है अपन ने ना, तो वापस से मैं वो डिस्कस नहीं करने वाला। फ्लक्स जो होता है दैट इज ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना। तो अभी जो फ्लक्स है वो कितना बोल रखा है आपको, 5 बोल रखा है, 5। अच्छा आप निकालो कि फ्लक्स कितना होगा, ठीक है ना, 5 गिवन है, बट ये 5 कितना होगा न्यूमेरिकली वो निकालिए आप। तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ अपन ने पढ़ रखा है कि फ्लक्स क्या होगा, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड राइट नाउ, वो 20 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पे आएगा 20 माइक्रोकूलम अपॉन में क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये कहानी है अभी की, स्टार्टिंग की, पहले केस की, ठीक है ना। तो अभी जो 5 गिवन है आपको कि 5 दे रखा है, वो 5 जो है न्यूमेरिकली इसके बराबर होगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या किया उसने, नेक्स्ट पार्ट में उसने ये कर दिया कि स्फीयर जो है, क्लोज सरफेस जो है वो वही है, पहले वाली ही है, बट उसने आपको ये बोला है कि मैंने कुछ चार्ज यहाँ पर और ऐड कर दिया इसके अंदर। पहले चार्ज कितना है 20 माइक्रोकूलम है, और 80 माइक्रोकूलम चार्ज मैंने और ऐड कर दिया एक्सटर्नल, तो जो नया चार्ज बनेगा यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 100 माइक्रोकूलम। तो अब आपको ये निकालना है कि जो नया फ्लक्स बनेगा अब वो कितना बनेगा इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल फ्लक्स, ठीक है ना। तो जो नया फ्लक्स है उसको अपन मान लेते हैं 5 डेज, क्या मान लिया अपन ने उसको 5 डेज। अच्छा फिर अब ना वही काम करेंगे, वी विल अप्लाई गाउस लॉ। बताओ जो नया चार्ज आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड, वो अपना है 100 माइक्रोकूलम, अपॉन में कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका आएगा इक्वेशन नंबर 2। ये है ओरिजिनल चार्ज, है ना, स्टार्टिंग का चार्ज, सॉरी फ्लक्स, और ये वाला है फाइनल फ्लक्स। अब आपको दोनों को ना लिंक करना है कि दोनों ना फ्लक्स कैसे है ना लिंक हो रखे हैं। तो एक काम करूं मैं, इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दूं क्या, ठीक है, देखना एक बार के लिए। 2 को मैं 1 से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा 5 डेज अपॉन 5, और जो राइट साइड में ना वो क्या बनेगा, अच्छा देखो माइक्रो से माइक्रो कटेगा, कुलाम से कुलाम कटेगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, तो जो ऊपर बचेगा वो आएगा 100, और नीचे कितना आएगा 20, तो दिस विल बी इक्वल टू 5। तो जो 5 डेज अपना आ गया फाइनली वो कितना आएगा आपका 5 इंटू 5, ठीक है ना। तो दिस इज ए न्यू चार्ज, न्यू फ्लक्स, ठीक है ना। चेक कर ले इसको आप। तो जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन बी दैट इज करेक्ट। आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, है ना, नोट कर लिया आप। कॉन्सेप्ट का आपने छोड़ दिया अपना, जो कॉन्सेप्ट है बेसिक वो आप ना अपने माइंड में हमेशा रखिए आप उस चीज को। आगे देखो आप, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक अच्छा क्वेश्चन है ना। ओके देखिए एक बार के लिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन नहीं है। यदि आप है ना आपने ढंग से पढ़ रखा है अब तक, तो आप बिना पेन उठाए इसका आप आंसर कर दोगे, आप बिना पेन उठाए, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है आपको, ए पॉइंट चार्ज
1 सेकेंड ना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा, पढ़िए आप खुद ना पॉज करके, और एक बार क्वेश्चन का ना मैं भी रिपीट कर देता हूँ आपके सामने। अ पॉइंट चार्ज Q1 exert a force F upon another charge Q2. If a third charge Q3 be placed quite near the charge Q2, then find new force exerted by Q1 on Q2। ठीक है ना। पहली बात तो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो देखिए आप ना शांति से बैठ के ना। देखो क्वेश्चन जो बोलना चाह रहा है वो मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे ना, कि मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल है, 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q1 मान लो और एक मैंने मान लिया कौन सा Q2। दो चार्ज पार्टिकल है और डिस्टेंस लेट सपोज मैंने R मान लिया यहाँ के बीच का। ठीक है, तो अभी आपको ये बोला हुआ है कि इनके बीच का जो फोर्स है, ठीक है ना, वो कितना होगा, F होगा। तो मैं F को लिखूं एक बार के लिए, तो F कितना होगा आपका KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। करेक्ट। ओके, अब आप आगे और ध्यान दो कि आगे क्या बोल रखा है इसने, कि एक और चार्ज है Q3, एक और पॉइंट चार्ज है Q3, उसको मैंने Q2 के पास में रख दिया लाके। ठीक है ना, तो ये पहला केस है। तो एक काम और कर रहा हूं मैं, दोबारा डायग्राम बना रहा हूं मैं। Q1 चार्ज वहीं पर है, Q2 चार्ज भी वहीं के ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं ना, मजा आ रहा है इसमें। बट एक चार्ज को मैंने यहां रख दिया इसके पास में, एंड दैट इज द चार्ज Q3। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको फिर से क्वेश्चन यही बोल रहा है कि Q1 और Q2 के बीच में कितना फोर्स काम कर रहा है ना। या आप मैं ये बोल दूं कि आपको ये निकालना है कि Q1 जो है वो Q2 पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो मैंने आपको शायद लिखवाया होगा कूलम्ब्स लॉ की प्रॉपर्टी के अंदर कि जो इन दोनों का फोर्स बनेगा वो थर्ड चार्ज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। मेरी बात सही है क्या? सोचना, अभी मुझे ओनली वही निकालना है कि इन दोनों में फोर्स कितना काम कर रहा है। ठीक है ना, मुझे सिस्टम का फोर्स कितना काम कर रहा है, सिस्टम पे फोर्स कितना काम कर रहा है वो अपने को फाइंड नहीं करना है। क्वेश्चन सेम है, आपको अभी भी यही फाइंड करना है कि दोनों में कितना फोर्स काम कर रहा है। तो चार्ज वही है, तो जो नया फोर्स आएगा F डैश इन दोनों के बीच का वो कितना बनेगा KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। डिस्टेंस मैंने सेम रखी है, क्वेश्चन ने बोला है आपको ऐसा, तो आप चेक कर पाओगे आराम से कि जो नया फोर्स बनेगा इनके बीच का वो किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल फोर्स। तो कहीं ना कहीं क्या हो रखा है आंसर, F डैश विल बी इक्वल टू F, है ना। तो दिस इज क्वाइट थ्योरेटिकल क्वेश्चन, है ना। और आप इसको याद भी कर ले कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स है वो थर्ड चार्ज पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना। हाँ, हालांकि वो एक अलग चीज है कि जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर फोर्स कुछ बनेगा, बट उससे अपने को यहाँ मतलब नहीं है। अपने को फोर्स ओनली इनका चेक करना है, तो अपन ने वापस से फॉर्मूला लगा दिया, तो अपना आंसर आएगा दिस वन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। न्यू फोर्स विल बी सेम एज बिफोर, जो पहले होगा वही बाद में भी होगा। ठीक है ना, इसको नोट कर ले आप। आसान से क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको ना, और ये सारे क्वेश्चंस नीट में आए हुए क्वेश्चंस है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं वो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 49। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है ना जो अपन अब करने वाले हैं, दैट इज क्वाइट प्रीटी गुड क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन को आप एनालिसिस करो आप बैठ के एक बार के लिए ना, कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, बस यही चीज है ना। क्योंकि मैं खुद एक एनआईटीएन है ना, आईआईटी मेंस क्वालिफाइड हूं, तो मैं आपको ये बता सकता हूं आराम से कि क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना चाहिए अपने को। ठीक है ना, तो क्वेश्चंस को देखते ही यदि उसका इमेज जो है क्वेश्चन का डायग्राम जो है यदि आपके माइंड में ड्रॉ नहीं हो रहा है तो आप भूल जाना, क्वेश्चन आपसे कभी सोल्व नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन यहाँ पे आ गया होगा स्क्रीन के ऊपर। ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस एट अ डिस्टेंस a/2 परपेंडिकुलर टू द प्लेन and above the center of square of side A, the electric flux through the square is। okay, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि मेरे पास में एक स्क्वायर है, ठीक है ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं इसको एक स्क्वायर मान लूं, है ना। ये हालांकि क्यूबॉइड है, बट क्या जा रहा है मानने में ना, मान लिया एक स्क्वायर है। इसके साइड कितनी बोल रखी है आपको, A बोल रखी है, साइड का जो वैल्यू है दैट इज गिवन A। अब इसके सेंटर से एक हाइट a/2 पर एक चार्ज पार्टिकल है Q, है ना, एक चार्ज पार्टिकल है ना Q रखा हुआ है यहां पर। तो अब आपको ये निकालना है कि इस स्क्वायर से इस एरिया से कितना फ्लक्स लिंक हो रखा है, आपको ये निकालना है। ठीक है ना। तो ध्यान दे, मैं पहले काम कर रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं इसका। तो डायग्राम ये मान लो, ये अपन ने एक स्क्वायर मान लिया, ठीक है ना। अच्छा, ये इसका जो ओरिएंटेशन है वो कैसे है, तो पहली बात तो स्क्वायर इस बोर्ड के प्लेन में नहीं है, स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है ऐसे ना। तो मैं अब इसके ऊपर मानूंगा एक चार्ज पार्टिकल, तो ऐसे है ना वर्टिकल को है ना ड्रॉ करने के लिए मैं ऐसा कुछ दिखा रहा हूं, हालांकि रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर ही है ना। अब इसका सेंटर पॉइंट ये मान लिया अपन ने,
इस सेंट इसकी साइड अपन ने ए मान रखी, दे रखा है आपको। अब इससे कुछ हाइट a/2 ऊपर एक चार्ज पार्टिकल है q। अब आपको ये निकालना है कि कितना फ्लक्स इससे लिंक हो रखा है, इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स लिंक हो रखा है। क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है आपको कि जो फ्लक्स है दैट इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एंड एरिया। तो मेरे क्वेश्चन में यहाँ पर एरिया भी गिवन है और चार्ज भी गिवन है, तो डेफिनेटली यहाँ फ्लक्स लिंक हो जाएगा। क्योंकि इस वाले चार्ज पार्टिकल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास करेगी। अब जितनी पास करेगी वो अपने क्या कराएगा, फ्लक्स कराएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब फ्लक्स निकालना है। अब फ्लक्स को निकालने के लिए मेरे पास जनरली दो फॉर्मूले होते हैं, है ना। पहला जो फॉर्मूला होता है दैट इज फाई इक्वल टू EA cos थीटा, और जो एक और फॉर्मूला होगा गाउस लॉ के अकॉर्डिंग वो होगा Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इतना कॉमन सेंस आप में आ गया होगा कि सर यहाँ पर कौन सा काम में लेंगे अपन, ठीक है ना। यहाँ पर अपन ये वाला काम में लेंगे बिकॉज आपको चार्ज गिवन है, ठीक है ना। ओके, तो मैं ये वाला काम में लूंगा। अब ये गाउस लॉ कहलाएगा ना। अब गाउस लॉ को ना अप्लाई करने के लिए जो बाउंडेशन है, जो लिमिटेशन है, वो क्या होती है कि सरफेस जो है ना, वो कैसी होनी चाहिए, क्लोज। या मैं आपको ये बोलूं कि चार्ज को, आपको जो भी चार्ज गिवन है उसको आपको चारों ओर से क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करें अपन अब, है ना। तो मैं एक काम कर रहा हूं कि इसको मैं क्लोज करूंगा। अब क्लोज करने का मतलब ये भी नहीं है कि अपन उसको ना कैसे बंद कर दे अपनी इच्छा से, ना आपकी इच्छा नहीं चलेगी, यहाँ पे आपको सिमेट्रिकली उसको ना बंद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं एक काम करूँ भाई, देखना आप ना, मालूम पड़ेगा आपको कि यहाँ पर a/2 पर चार्ज रखा हुआ है। अभी चार्ज जो है क्लोज नहीं हो रखा है ना, यहाँ से खुला पड़ा है ना। तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि एक फेस जो है ये वाला मैं यहाँ अज्यूम कर लूँ, एक यहाँ अज्यूम कर लूँ, एक यहाँ पर अज्यूम कर लूँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो दिख रहा होगा आपको कि 6 फेस बन के या 6 फेस मानते ही जो चार्ज है वो पूरी तरह क्या हो गया, अपना क्लोज हो गया। तो मैं एक और काम कर रहा हूँ ना, डायग्राम चेंज कर रहा हूँ ना कि लेट्स सपोज, है ना, अभी आपको मालूम पड़ेगा इसमें ना, ये लो पहला वाला जो फेस है अपना ये वाला है, ठीक है ना। लेकिन उसको क्लोज करने के लिए, और चार्ज पार्टिकल मेरा यहाँ पे रखा हुआ है, उसको क्लोज करने के लिए मैंने, है ना, 5 फेस और बना लिए। एक फेस ये वाला, एक वहां वाला, एक यहाँ वाला, एक यहाँ वाला ना। अब जो चार्ज है ना क्लोज हो चुका है, और यदि अपना चार्ज क्लोज हो गया तो अब इस क्लोज सरफेस का फ्लक्स कितना होगा वो निकाल पाऊंगा मैं। कैसे निकाल पाऊंगा, गाउस लॉ को यूज में लेते हुए, क्योंकि गाउस लॉ ओनली कहाँ एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस के ऊपर। तो अब बताओ मुझे कि पूरे क्यूब से, है ना, फ्लक्स लिंक विथ क्यूब, इस पूरे क्यूब से कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो वो होगा कि इस पूरे क्यूब में चार्ज कितना बंद है, तो वो तो क्यू बंद है, चार्ज तो इसमें क्यू है ना, क्लोज हो रखा है। अपॉन में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट। तो क्या आपका आंसर ये रहेगा क्या जो आपने निकाल लिया, नहीं, आपका आंसर ये तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो फ्लक्स है वो किसका है, पूरे क्यूब का है, और मुझे ओनली किसका चाहिए, एक फेस का, इसका चाहिए मुझे, है ना। क्वेश्चन में ना ये कुछ ना कॉन्सेप्ट काम में आएगा कि मुझे ओनली फ्लक्स यहाँ का चाहिए। तो बाई सिमेट्रिक मालूम पड़ रहा है कि जो क्यूब है वो कैसे बना, 6 फेस को मिला के। मतलब मैं ये बोलूँ आपको इनडायरेक्टली कि 6 फेस से मिलके कितना फ्लक्स लिंक हो गया, इतना। तो एक से ना कितना लिंक होगा, तो मैं यहाँ लिखूँ ना, फ्लक्स लिंक विथ सिंगल फेस, एक ही फेस है ना, वो आएगा इस पूरे का 6 पार्ट, है ना। तो Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका आंसर आएगा। तो आपका आंसर ये रहेगा, क्योंकि ये जो आंसर निकाला है वो अपन ने निकाला है पूरे क्यूब का, है ना। और क्यूब का निकालने के बाद में मुझे ओनली एक फेस का चाहिए, तो निकालना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी जो है नीट में वो क्वेश्चन है, और आप देख पा रहे होंगे कि नीट में जो क्वेश्चंस है वो काफी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे, थोड़े से ना ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, अब ध्यान दे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन उसकी ओर मूव करते हैं। एक सेकंड ना, क्वेश्चन नंबर 49 तो कर लिया अपन ने, क्वेश्चन 50, ठीक है ना। क्वेश्चन जो 50 है, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ना, वो डायग्राम, उसका डायग्राम जो स्क्रीन पे आपको ना मिल गया होगा, तो वीडियो को आप भले ही पॉज करें एक बार के लिए, और जो करना आपको कर लेना उसके साथ में ना। ओके, अब ध्यान दो आप, क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है, टू इन्फिनिटी लॉन्ग पैरेलल वायर हैविंग चार्ज डेंसिटी λ1 एंड λ2 respectively are placed at a distance of r. The force per unit length of wire of either wire will be, है ना। तो देखो ऑप्शन भी आपको क्या गिवन है,
तो आप खुद ट्राई करें इसको, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है कि दो इन्फिनिटी वायर है, ठीक है ना, बहुत लंबे वायर है, तो मैंने एक वायर यहाँ बना लिया, ठीक है ना, एक वायर मैंने ये मान लिया और एक वायर मैंने यहाँ मान लिया, है ना। और दोनों वायर कैसे हैं, दोनों पैरेलल रखे हुए हैं, पैरेलल, कि एक यहाँ पर तो एक इसके यहाँ बगल में। इसका जो डेंसिटी है वो λ1 है और जो डेंसिटी इसका है वो कितना है, λ2 है। अब आपको ये निकालना है कि किसी भी एक वायर की, भले इसका निकाल लो भले इसका निकाल लो, किसी भी, है ना, किसी भी एक वायर की वन लेंथ पे कितना फोर्स काम कर रहा है, फोर्स पर लेंथ। आपको क्या निकालना है, फोर्स पर लेंथ, यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स काम कर रहा है। तो भले, है ना, भले आप यहाँ निकालो फोर्स, है ना, भले आप यहाँ निकालो फोर्स, आपका आंसर सेम ही रहेगा। इसीलिए उसने बोला है इधर चार्ज, इधर वायर कोई सा भी, ना। तो मैंने एक एलिमेंट मान लिया यहाँ पर, ठीक है ना, समझना एक बार के लिए बात को ना, कि मैंने एक एलिमेंट मान लिया यहाँ पर, जिसकी लेंथ कितनी मान ली मैंने, dx मान ली, और जो चार्ज है वो कितना मान लिया मैंने, dq मान लिया, है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पर फोर्स निकालना है कि मान लो कि मैंने ये वाला वायर ना कंसिडर किया है, तो इसकी जो लेंथ एलिमेंट की, मैंने एक सेगमेंट मान लिया, यहाँ पर एक एलिमेंट मान लिया, इस एलिमेंट का लेंथ dx मान लिया, और जो चार्ज इसके ऊपर पड़ा हुआ है एलिमेंट पे वो dq मान लिया। अब बताओ कि यहाँ पर कितना फोर्स काम करेगा। अच्छा, फोर्स कब काम करेगा, तो अपन ने पढ़ रखा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक भारी फील्ड में रखा हुआ रहेगा तो वहां फोर्स काम करेगा। तो क्या आपको लग रहा है यहाँ पर कि ये पार्टिकल जो है किसी फील्ड में रखा हुआ है। हालांकि फील्ड जो है आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है, डायरेक्टली गिवन नहीं है, बट आप इतना कॉमन सेंस आप में होना चाहिए कि इस वाले वायर में चार्ज है और ये इन्फिनिटी वायर है, तो डेफिनेटली अपने अराउंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। डिस्टेंस जो आपको गिवन है r बोल रखा है। तो बताओ कि इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ बनेगा, है ना, प्लस का वायर मान लो ना, जब तक कुछ नहीं बोलता प्लस ही मानना आपको। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगा, प्लस से दूर बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो यहाँ इतना आएगा E। अच्छा, E का वैल्यू कितना होगा, तो E होगा इस वाले वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो वो अपन ने पढ़ रखा है 2k λ/r। बट लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा को यहाँ पे λ1 बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, अपॉन में कितना आएगा r। मतलब कि ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है dq, वो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, इतने में। अब ये चार्ज पार्टिकल यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसके ऊपर एक फोर्स काम करेगा। तो चेक करना कि F इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू ई, सॉरी F इक्वल टू होएगा Q इंटू ई। अब आप ध्यान दें कि यहां पर क्या होने वाला है कि आप लिखो इसको df लिखो। df क्यों लिखूं मैं, बिकॉज ये वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल है, और यदि चार्ज पार्टिकल बहुत छोटा है तो फोर्स भी क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तो जो df बनेगा, इसके ऊपर जो फोर्स बनेगा छोटे से एलिमेंट पर, वो कितना बनेगा, इसका चार्ज इंटू जहां वो रखा हुआ है वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका चार्ज मैंने क्या कंसिडर कर रखा है, dq, और इंटू में क्या आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जहां ये रखा हुआ है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, तो वो आपको मालूम है, वो है 2k λ1/r के बराबर है, ठीक है। अब ध्यान दे कि जो dq है उसको मैं क्या बोलूं, ठीक है ना। तो आपको मैंने पढ़ाया था स्टार्टिंग में कि जो डेंसिटी है वो 3 टाइप की होती है। तो लैम्डा जो होता है वो कितना होता है, dq अपॉन dx, मालूम है आपको, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहाँ पर देखो ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले वायर की, इस वाले एलिमेंट की। तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी बोल रखी है, λ2, तो यहाँ पे कितना आएगा, λ2। तो कहीं ना कहीं जो वैल्यू है dq का वो कितना आ गया आपका, वो अपना आ जाएगा dx इंटू λ2, ठीक है ना, dx इंटू λ2। तो यहाँ पे जो अपना df है, जो वेरी स्मॉल फोर्स है, वो कितना आएगा, dq इंटू समथिंग ये आएगा, और dq का जो वैल्यू है मालूम पड़ गया अपने को, वो है dx इंटू 2k λ1, और dx के साथ में ना λ2 भी आएगा। तो λ2 यहाँ पे कर दूं मैं, आ गया ना, अपॉन में क्या आएगा आपका r आएगा। अब देखो ये तो पूरा फोर्स आ गया, जो df जो है वो dx लेंथ पे कितना फोर्स बनेगा वो आ गया। मुझे क्या निकालना है, फोर्स पर लेंथ। तो मैं एक काम करूं, इस लेंथ वाले पार्ट को नीचे ले आऊं यहाँ पर, तो df यहाँ करूं इसको ना आगे, df अपॉन dx जो है वो कितना आएगा आपका, वो आपका आ जाएगा 2k λ1 λ2 अपॉन r आ जाएगा। और अब चेक करें इसको, देखिए एक बार के लिए इस टर्म को, इसका मतलब क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ, मतलब कि फोर्स पर लेंथ। तो जो फोर्स पर लेंथ आ गया वो कितना आ गया, 2k λ1 λ2 अपॉन r। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ है बाकी कंपैरेटिवली, तो इसको मैं एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि मुझे निकालना है कि किसी भी एक इधर वायर के ऊपर पर लेंथ पे कितना फोर्स काम करेगा। तो मैंने पहले एक एलिमेंट मान लिया dx लेंथ का, उसका चार्ज dq मान लिया। तो मैंने पहले निकाला कि इस वाले एलिमेंट पे कितना फोर्स काम करेगा।
तो इस पर फोर्स इतना काम करेगा। अब कैसे भी करके मुझे इस फोर्स को फोर्स पर लेंथ बनाना है इसको, है ना। ये फोर्स आ गया, बट मुझे क्या चाहिए, फोर्स पर लेंथ। तो मैंने dq को और देखा, तो dq जो है वो अपन कैसे लिख पाएंगे, इस टाइप से। तो इसको मैंने यहाँ रिप्लेस किया, तो जो टर्म है, जो एक्सप्रेशन है वैसा बन जाएगा। अब यहाँ से आपको फोर्स पर लेंथ लेके आना है, तो लेंथ वाले इस टर्म को आप अपॉन में ले आओ यहाँ पर, तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा और ये कहलाएगा फोर्स पर लेंथ। और वो कितना आ गया आपका, दिस वन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आगे और देखिए अपना। अच्छा, मैं एक और काम करने वाला हूँ आपको कि एक पीडीएफ फाइल बना के क्वेश्चंस की ना, होमवर्क की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अटैच कर दूंगा, तो वहां से उसको आप डाउनलोड कर लेना और उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना, ठीक है ना। और यदि आपको डाउट कहीं पर आए तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, थोड़े से ना अच्छे क्वेश्चन बनेंगे ना, ये वाले लेवल जो है वो अपडेट हो गया ना, थोड़ा टफ क्वेश्चन सब ना आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो एक बार के लिए आप, ए सॉलिड मेटालिक स्फीयर हैज ए चार्ज 3q concentric with this sphere is a conducting spherical shell having charge -q. The radius of sphere is a and that of spherical shell is b and b is more than a. What is the electric field at a distance r? और r कहाँ लाई करता है कि जो r है that is more than a and less than b, है ना, फ्रॉम दी सेंटर। पहली बात तो पोज करें क्वेश्चन को ना, आप ट्राई करें एक बार के लिए क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है आपको। क्वेश्चन में कहानी ऐसी हो रखी है कि मेरे पास में एक तो ना सेल है, सेल क्या होता है, होलो स्फीयर। तो ये एक मान लिया अपन ने, होलो स्फीयर मान लिया, ठीक है ना। इसका चार्ज कितना आपका, है ना, इसका चार्ज बोल रखा है आपको -q। कितना बोल रखा है, -q। अच्छा, इसके अलावा इसके ही सेंटर पर, है ना, कोसेंट्रिक रूप से एक और स्फीयर यहाँ रखा हुआ है बीच में, जो कि एक होलो स्फीयर नहीं है, दैट इज ए सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर, और जो चार्ज इस वाले का है वो कितना है, 3q है। इसका जो रेडियस है वो a बोल रखा है, और जो आउटर स्फीयर है उसका जो रेडियस है आपको b बोल रखा है। अब आपको ये निकालना है कि डिस्टेंस r पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बट जो डिस्टेंस r है वो कहाँ लाई करती है, वो a से बड़ी है और b से क्या है, छोटी है। ये आपको रेंज बोल रखी है, तो a से बड़ा मतलब b से छोटा, तो कहाँ आएगा, इस रीजन में आएगा। तो मान लो कि मैंने एक पॉइंट मान लिया यहाँ पर, P पॉइंट मान लिया, जो कि कहाँ पर है, डिस्टेंस r के ऊपर है ना। आपको ओनली उसी रेंज में एक पॉइंट मानना है जो आपको गिवन है। अब दो स्फीयर है, इनमें एक कैसा है, होलो है, और एक कैसा है, सॉलिड है, ठीक है ना। डेफिनेटली, है ना, ऑब्वियस सी बात है कि बाहर वाले को तो होलो होना ही पड़ेगा, तभी तो अंदर अपन एक और है ना फिट कर पाएंगे। यदि बाहर वाला यदि होलो नहीं रहेगा तो ये अपन कहाँ से फिट करेंगे ना। अच्छा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है ना, मैंने कर रखा है पहले भी ना, फिर से इसको ना अपन ट्राई कर रहे हैं। आप बताओ मुझे इसमें कि यहाँ पर अपन क्या करें, क्योंकि अब तक अपन ने जो बात कर रखी है वो बात की थी सिंगल स्फीयर की, कि एक सिंगल स्फीयर की वजह से आउटर पॉइंट पे या इनर पॉइंट पे या सरफेस पॉइंट पर कितना फील्ड बनेगा, ये अपन ने पढ़ रखा है। बट यहाँ पर जो संकट है वो ये आ गया कि यार सर यहाँ पे दो स्फीयर आ गए, अब इन दोनों का नेट कितना आएगा। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, ये आपको ना पहले ही बोल रखा है कि यदि सिस्टम में मोर देन वन बॉडी हो तो वहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, वहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा सुपरपोजिशन लो। सुपरपोजिशन लो, अब ये क्या होता है, तो इसमें अपन ने सीख रखा है ना, जिसको नहीं आता वो सुने ना ध्यान से, कि अपन एक काम करेंगे, वन बाय वन अपन हर बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे सेम पॉइंट पर, कि पहले मैं इसका निकालूंगा पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैं इसका निकालूंगा उसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और दोनों फील्ड को मैं वेक्टरली ऐड कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये इसका तरीका रहेगा। तो स्फीयर 1 में इसको मान लूं और जो स्फीयर 2 है उसको मैं बाहर वाले को मान लूं मैं। तो बताओ कि स्फीयर 1 के लिए पॉइंट पी कैसा पॉइंट है, आउटर पॉइंट है, और आउटर पॉइंट पर, है ना, आउटर पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो मैं बताऊंगा आपको कि जो E1 आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर 1, है ना, आउटर पॉइंट पर, क्योंकि जो P पॉइंट है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए आउटर पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा KQ/r², और r क्या होगी, उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो Q कितना है इसका, 3Q के बराबर है, अपॉन r, तो यहाँ पे r आएगा r², क्योंकि इस सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना बोल रखा है आपको, r बोल रखा है। अच्छा, ये फील्ड जो है वो किस साइड आएगा, तो ये प्लस का चार्ज है, प्लस का स्फीयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 आएगा वो इससे दूर आएगा,
प्लस से दूर की ओर बनेगा, तो ये आपका आएगा E1 का वैल्यू। अब एक और काम करो, उसी सेम पॉइंट P पर, पॉइंट को चेंज नहीं करना आपको, उसी सेम पॉइंट P पर फिर से निकालो कि जो आउटर स्फीयर है वो कितना फील्ड क्रिएट करेगा। अब सोचो कि आउटर स्फीयर के लिए ये पॉइंट P कैसा पॉइंट है, कैसे बिहेव कर रहा है, तो मालूम पड़ रहा होगा कि आउटर पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पॉइंट P है वो कौन सा पॉइंट है, दैट इज इनर पॉइंट। और किसी भी है ना स्फीयर के एक्सेप्ट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, सब में एक कहानी होती है कि इनर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, 0 बनता है। तो जो सेकंड स्फीयर है वो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि पॉइंट P जो है वो सेकंड के लिए कैसा स्फीयर है, कैसा पॉइंट है, इनर पॉइंट है। तो जो आपका E2 आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर 2 एट सेम पॉइंट P will be 0 because point P is behaving like a inner point for sphere 2. That's why the electric field due to sphere 2 at point P will be 0. तो इक्वेशन नंबर 2 अपना यहां से आएगा। अब आपको तो नेट फील्ड निकालना है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगा वो कितना आएगा, उन दोनों का वेक्टर सम। बट यहाँ पर ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, बिकॉज एक क्वांटिटी जो है आपकी 0 हो गई है, तो आप इसको सिंपली ऐड कर दो 3kq/r²। दिस विल बी योर आंसर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ है भाई, है ना। अब इतना भी आप पागल नहीं हो, के को भले आप क्या लिखो 1/4π, तो ये अपना बन जाएगा 3q/4πε0r²। और अब आपको दिख रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन इसका आएगा। आई थिंक ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट। दिस इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना, नोट कर ले इसको आप। तो यदि मान लो कि यहाँ पर तो ना लकीली कि यहाँ पे 2 ही स्फीयर गिवन है आपको, यदि 3-4 स्फीयर गिवन होते हैं कि इसके ऊपर एक और स्फीयर है, इसके ऊपर एक और स्फीयर है, और फिर आपको बोलता है कि कोई भी एक रैंडम पॉइंट पे आप फील्ड निकालो, तो सेम कहानी वहां पर भी होती। अपन हर है ना स्फीयर के लिए है ना अपन फील्ड निकालते सेम पॉइंट पर, है ना, और उसको अपन वेक्टरली ऐड करते, है ना, क्योंकि ये जो पॉइंट P है वो बाहरी स्फीयर के लिए एज ए इनर पॉइंट बिहेव कर रहा है, और है ना स्फीयर 1 के लिए एज ए आउटर पॉइंट बिहेव कर रहा है। ओके, नोट कर ले इसको अपना। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, पेन चलाने की आपको जरूरत भी नहीं है बिल्कुल भी, देखते मालूम पड़ेगा आपको। देखो आप क्वेश्चन नेक्स्ट, यहाँ देखो आप क्वेश्चन जो नेक्स्ट है आपको ये बोल रहा है कि इन सब फिगर में से आपको 4 ऑप्शन गिवन है और सारे हेक्सागन है। दिस ऑल आर रेगुलर हेक्सागन, ना रेगुलर हेक्सागन। अच्छा, आपको ये पूछा गया है इसमें कि कौन से केस में, कौन से ऑप्शन के लिए सेंटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, ठीक है ना। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना भाई, सीधे आप इसका आंसर बोल दो आप बिना देखिए। क्वेश्चन दिख रहा है आपको आराम से ना, देखो इसको आप और इसका आप आंसर बोलो आप। मैं जो आंसर है उसी को ना आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी जो 3 ऑप्शन है वो आपको अपने आप मालूम पड़ जाएंगे ना कि गलत क्यों हो। इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी को थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ना एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑप्शन सी को मैं। दिस इज ए रेगुलर हेक्सागन, ये सेंटर पॉइंट मान लिया, और यहाँ पर चार्ज जो है वो बोल रखा है कितना है 2q है, और यहाँ पर भी कितना है 2q, और यहाँ पर चार्ज कितना है q, और यहाँ पर कितना है q, यहाँ पर चार्ज 2q है, और यहाँ पर चार्ज कितना है 2q, और सेंटर पॉइंट मैंने ये मान लिया O। अच्छा, आपको निकालना है कि सेंटर पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है या नहीं है ना। इसका आंसर पहले बोल रहा हूँ मैं आपको, इसका आंसर यही आएगा, है ना, बाकी क्यों नहीं आएंगे अभी आपको मालूम पड़ जाएगा इसमें ना। अच्छा, पहली बात तो कि डिस्टेंस जो ये वाली होगी, डिस्टेंस जो ये वाली होगी, या ये डिस्टेंस ये वाली मान लो, दिस ऑल आर इक्वल, दिस ऑल आर इक्वल, इसको आप r मान लो, तो सारे क्या होंगे r के बराबर ही होंगे। अब बताओ कि आप निकालो सबके लिए, कि पहले आप निकालो कि आपको निकालना क्या, यहाँ पर आपको फाइंड ये करना है कि पॉइंट O पर फील्ड कितना आएगा, 0 आ रहा है नहीं आ रहा ना। तो पहले अपन निकालते हैं कि इसका फील्ड कितना बनेगा, इसका फील्ड कितना बनेगा, इसका यहाँ पर कितना बनेगा, इसका यहाँ कितना बनेगा, सबका निकालेंगे और उन सबको अपन वेक्टरली ऐड करेंगे। वेक्टरली क्यों ऐड करेंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अब बताओ कि इसका फील्ड जो आएगा वो किस साइड आएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्शन को आप अवॉइड ना करें आप। तो इसका जो फील्ड यहाँ पर आएगा वो इस साइड आएगा, इससे दूर आएगा, मान लो वो E मान लिया अपन ने। अब देखो कॉमन सेंस की बात है, इसको मैं ना बहुत ज्यादा इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा। इसका फील्ड यहाँ पर किस साइड आएगा, तो इसके लिए बात करें अपन यहाँ पॉइंट पर, तो इससे दूर आएगा, इससे दूर यहाँ पे बनेगा। लेकिन बताओ कि जो इसकी वैल्यू बनेगी फील्ड की, क्या वो E के बराबर होगी क्या, तो इसका आंसर रहेगा हाँ सर E के बराबर ही रहेगी, बिकॉज चार्ज दोनों बराबर है, डिस्टेंस दोनों की बराबर है,
तो जितना फील्ड इसने यहाँ बनाया होगा उतना ही फील्ड ये भी यहाँ बनाएगा, बट बस फर्क किस चीज का है कि इसका फील्ड यहाँ पर इस साइड में आएगा और इसका फील्ड यहाँ पर ऊपर की ओर है ना अपोजिट में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो भी कितना होगा, ई होगा। अब चेक करो कि यहाँ पर इसके फील्ड को ये वाला फील्ड क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, है ना, दिस विल बी कैंसिल आउट। इसी प्रकार से इसका फील्ड जो यहाँ बनेगा वो इस साइड में आएगा और जितना फील्ड इसने बनाया होगा उतना ही फील्ड ये बनाएगी ऊपर की ओर। तो फिर से वही कहानी, दिस विल कैंसिल आउट, और सेम कहानी इनके लिए भी। तो कुल मिला के सबका जो वेक्टर सम आने वाला है वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो सिमेट्रिक से मालूम पड़ रहा है बिना कुछ सॉल्व किए, बिना पेन उठाए, कि हाँ यहाँ पर इस वाले फिगर के लिए अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनने वाला है, 0 बनने वाला है। बाकी में आप खुद देखें कि जो चार्ज है वो ऐसे रखे हुए हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 बन नहीं पाएगा, कुछ भी बने बट 0 नहीं बनेगा, ठीक है ना। और मुझे कौन सा चूज करना है इनमें, 0 वाला, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है ना। नोट कर लो इसको आप। आगे जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं देखना एक बार देना, अच्छा क्वेश्चन ये वाला भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ये बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 47। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। AIPMT 2007, AIPMT 2007 में आया क्वेश्चन है, देखना एक बार के लिए आप इसको। ए होलो सिलेंडर हैज ए चार्ज Q कूलम विद इन इट if phi is the electric flux associated with curved surface B, then find flux link with the plane surface A in units, ठीक है ना। अच्छा भाई देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ना। एक होलो स्फीयर बोल रखा है आपको, होलो सिलेंडर बोल रखा है ना, और उसकी जो कर्व सरफेस है ना B, जिसका नाम B बोल रखा है, उससे कितना फ्लक्स लिंक हो रखा है, फाई। तो अब आपको इसमें ये निकालना है कि जो सरफेस ए है, जो प्लेन सरफेस जो है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वहां से कितना फ्लक्स लिंक होगा। डायग्राम बन दिख गया होगा आपको ना, यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। एक बार के लिए ना डायग्राम दिखना आप, ठीक है। अब ध्यान दें, आपको ये बोला हुआ है कि इसको बोल रखा है उसने प्लेन कर्व सरफेस। अच्छा कर्व सरफेस कौन सी होती है, एक सिलेंडर में। तो लेट सपोज कि सिलेंडर मान लिया अपन ने मार्कर को, तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसको अपन बोलते हैं कर्व सरफेस, और इस वाले एरिया को अपन क्या बोलेंगे, प्लेन एरिया या प्लेन सरफेस। तो इसका नाम बोल रखा है आपको बी, और इसका नाम बोल रखा है ए, और इसका नाम बोल रखा है सी, है ना। इस पार्ट का नाम सी है, इसका नाम ए है, और जो कर्व पार्ट उसका ना बी बोल रखा है। अब आपको ये बोला हुआ है कि इस बी वाले पार्ट से कितना फ्लक्स लिंक हो रखा है, वो है 5। कितना क्यों ना आपको 5 पूरे से। अच्छा यहाँ पर एक चार्ज भी मान लो आप, चार्ज क्यू यहाँ पर इसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब बताओ मुझे कि जो पूरा फ्लक्स होगा, कंप्लीट फ्लक्स होगा पूरे सिलेंडर का, 5 नेट, वो कितना होगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड, वो क्यू गिवन आपको, तो यहाँ पर आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो फ्लक्स ये आप मैंने लिखा है वो कौन सा फ्लक्स है, तो वो है फ्लक्स पूरे सिलेंडर का, है ना। उसमें सब कुछ कवर हो गया, ये वाला भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ठीक है ना। अब देखो मैं एक काम कर रहा हूँ कि इस पूरे फ्लक्स को मैं पार्ट्स में कर रहा हूँ, पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि इस पूरे को मैं क्या लिखूं कि कुछ फ्लक्स यहाँ लिंक होगा, कुछ फ्लक्स यहाँ पर लिंक होगा, और कुछ फ्लक्स यहाँ पर लिंक होगा। अच्छा एक बात कॉमन सेंस की है कि जितना फ्लक्स यहाँ पर लिंक होगा, यहाँ से लिंक होगा, वही फ्लक्स यहाँ पर भी लिंक होगा, बिकॉज एरिया क्या है इनका सेम है। तो मैं बोलूँ कि लेट सपोज कि यहाँ का जो फ्लक्स है वो 5 डेज है इस सरफेस का ओनली, तो यहाँ भी कितना होगा 5 डेज। और जो इसका फ्लक्स है कर्व सरफेस का, वो कितना बोल रखा है आपको, 5 बोल रखा है। मेरी बात सही है क्या, कि यहाँ का फ्लक्स जो है मुझे फाइंड भी करना है, बट उसको मैंने क्या मान लिया 5 डेज। तो डेफिनेटली है ना, यहाँ का भी कितना होगा 5 डेज होगा, बिकॉज बोथ आर सिमेट्रिक और इक्वल। और यहाँ का 5 मान लिया, तो जो 5 नेट है पूरे सिलेंडर को 3 पार्ट में करूं कि यहाँ का फ्लक्स प्लस यहाँ का फ्लक्स प्लस यहाँ का फ्लक्स, तो ये बन जाएगा आपका 5 डेज प्लस 5 डेज प्लस 5। दिस विल बी नेट फ्लक्स एंड दिस इज गिवन, वो कितना हो रखा है आपका क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसमें से ये 5 डेज 2 बार आ गया, तो इसको मैं लिखूंगा कितना 2 5 डेज। इक्वल में कितना आएगा, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस में क्या आएगा आपका 5 आएगा। इसको आप इस साइड ले आओ ना। अच्छा अब ध्यान दो, आपको निकालना क्या है, 5 डेज निकालना है। तो 5 डेज जो आपका आ जाएगा वो कितना आएगा 1/2 ब्रैकेट क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्या आएगा यहाँ पर 5 आएगा। और मालूम पड़ रहा होगा आपको कि जो 5 डेज है वो क्या चीज है आपका, वो आपका फ्लक्स है प्लेन सरफेस का, और मुझे वही निकालना है। तो इसका आंसर ये आएगा, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी।
द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। आसान पार्ट था, पहले पूरे का निकाल लिया, फिर उस पूरे को मैंने पार्ट्स में लिखा, ब्रेक किया मैंने, तो पूरे को मैं ये लिखूंगा मैं। अब मुझे ओनली ये चाहिए तो इसको अलग कर लिया और बाकी मैंने फाइंड कर लिया। दिस विल बी योर आंसर। ये क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है AIPMT 2007 में, ठीक है ना। आगे और ध्यान दें आप, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। आज जितने अपन क्वेश्चन कर रहे हैं उनको अपन आसान नहीं बोलेंगे, वो सारे क्वेश्चन जो है ट्रिकी क्वेश्चन है, ब्रेन टीजर है ना, इतने आसान नहीं है, आपको आपका माइंड यूज करना पड़ेगा ना। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है AIPMT 2010। देखना एक बार के लिए, क्वेश्चन में बोला हुआ है टू पॉजिटिव आयन each carrying a charge q are separate by a distance d if F is the force of repulsion between the ions, the number of electrons missing from each ion will be, ठीक है ना। और ब्रैकेट में बोल रखा है आपको E being the charge of one electron, ठीक है ना। क्वेश्चन देख लिया आप पॉज करके ना, क्वेश्चन दिख गया होगा आपको। क्वेश्चन में बोला हुआ आपको ये है कि दो आयन है ना। अब आयन थोड़ा केमिस्ट्री का वर्ड हो गया ना, तो अपन सिंपल मानेंगे, दो चार्ज मान लो आप, तो चार्ज बॉडी है, चार्ज क्यू यहाँ पर मान लिया और दो चार्ज क्यू अपन यहाँ मान लिया। अच्छा, कैसे मालूम पड़ा कि सर चार्ज दोनों पे ना पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो इसका सिंपल सा काम है कि आपको बोला हुआ है कि रिपल्सिव फोर्स है। अच्छा, अब ये भी तो हो सकता है कि दोनों नेगेटिव होते, ठीक है ना। दोनों आप नेगेटिव क्यों नहीं माने? दोनों नेगेटिव इसलिए नहीं माने कि क्वेश्चन ने आप खुद ने बोला है, क्वेश्चन ने आपको कि आपको निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन मिसिंग, मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर गए हैं। और यदि किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो बॉडी कैसी होगी, बॉडी विल गेट पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए चार्ज प्लस का होगा। और दोनों मैंने क्या मान लिया, क्यू और क्यू मान लिया, ठीक है ना। अच्छा, डिस्टेंस जो इनके बीच का दैट इज गिवन डी बोल रखा है, और जो फोर्स अभी काम कर रहा है वो आपको क्या बोल रखा है, एफ बोल रखा है। तो एक बार मैं फोर्स को लिखूं अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, तो फोर्स बनेगा k(q²/d²। करेक्ट है मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं है आपको, चेक करें इसको ना एक बार के लिए आप पॉज करके। अच्छा, अब एक काम करो आप, क्यू को जो है ना आप सब्जेक्ट बनाओ, आप क्यू को आप अलग करो, तो जो क्यू आपका आ जाएगा वो आएगा FD²/k का रूट, यह आपका वैल्यू आएगा क्यू का। अच्छा, हालांकि आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी जो ऑप्शन है वो इन टर्म्स ऑफ के नहीं है, तो मैं एक काम करूं कि के को रिप्लेस करूं एप्सिलॉन नॉट में, तो मेरी कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। यहां पर आ जाएगा आपका कितना, 4πε0 f इंटू d², ठीक है ना, अपॉन 1, क्योंकि के कितना होता है 1/4πε0। अब ये आ गया अपना चार्ज का वैल्यू कि इतना चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इतना चार्ज यहाँ रखा हुआ है। बट क्वेश्चन तो अपने से और ही कुछ चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये चाहता है कि आपको ये बताना है कि कितना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से चले गए। तो एक काम करो आप, चार्ज गिवन है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या होता है आपका Ne। हालांकि मेरे केस में Q को मैंने ये इतना स्मॉल q बोल रखा है, तो यहाँ पर आएगा स्मॉल q, n फाइंड ही करना है, और इंटू में क्या आएगा आपका E आएगा। चेक करें कि n कितना आएगा आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हो जाएंगे Q/E, और जो Q का वैल्यू है दैट इज दिस वन। तो ये अपना बनेगा 4πε0 d², अपॉन में कितना आएगा आपका E, अपॉन में कितना आएगा आपका E आएगा। बट ऐसा कोई आपको ऑप्शन दिख है ना, दिख रहा है कोई ऑप्शन? हाँ दिख रहा है भाई साहब। आप चाहो तो एक काम करो, इस E को, है ना, अभी E रूट में नहीं है, बट यदि आप चाहते हो तो इस E को आप लिखो कितना, E² लिखो आप। हाँ, तो एक ही बात है ना, यहाँ पर रूट लगा दिया ऊपर, अब इसको रूट में, है ना, अब मैं इसको रूट के अंदर ले आया, तो अभी भी कितना बनेगा, E बनेगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको ना काम करना पड़ेगा, तो इसका ऑप्शन आएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, है ना। आपको यहाँ डाउट आ रहा होगा, एक बार दोबारा देखिए इसको आप, आपका आंसर यहाँ तक आपका आ गया था आंसर, बट ये किसी भी ऑप्शन में आपको मैच नहीं मिल रहा होगा, मैच ही नहीं कर रहा। बट यदि आपकी मैथ्स थोड़ी सी अच्छी है तो मालूम पड़ रहा होगा कि मैं E को क्या लिखूँ, मैं E को मैं लिखूँ E² का रूट, एक ही बात है क्या। अब इस E को मैं यहाँ से रिप्लेस करूंगा तो यहाँ आएगा E² का रूट। अब चेक करें, ऊपर भी रूट है, यहाँ भी रूट है, तो उसको मैं क्या बोल दूँ, स्क्वायर रूट या होल रूट। तो यहाँ पर आ जाएगा E² अपॉन में है और ये बन जाएगा होल रूट। दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन काम करना पड़ेगा भाई। आपका जो आंसर आ रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है और ना ही एग्जाम वाले को मतलब है ना। यू हैव टू डू योर फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस। ओके, नोट कर ले इसको आप ना फटाफट से। एक और क्वेश्चन है इसमें बाकी है ना। क्वेश्चन नंबर देखो आप
51 देखो आप क्वेश्चन 51 देखना आप ना, दिख गया होगा आपको ना क्वेश्चन 51, नहीं दिखा तो आपको दिख जाएगा ना थोड़ी देर में ना, पेशेंस रखो आप। क्वेश्चन तो 51 आपको ये बोल रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r is E. R is E. The electric field at a distance r/2 from the center of the sphere. पहली बात तो there is no need to pick pen. पेन को उठाने की जरूरत भी नहीं है आपको यहाँ पर। आप जब भी क्वेश्चन आए सेल के बारे में या स्पीयर के बारे में, तो पहले मैंने बोल रखा आपको कि आपका माइंड यहाँ काम करना चाहिए कि कौन सा स्पीयर है या कोई सेल है। तो ये हालांकि यहाँ पर जो वर्ड काम में ले रहा है वो बोल रहा है सेल। तो सेल का मीनिंग क्या होता है? होलो स्पीयर। दोबारा बोल रहा हूँ, सेल का मीनिंग क्या होता है? होलो स्पीयर। तो बिना कुछ पढ़े मैं एक बार बोल सकता हूँ आपको कि ये अपने सेल मान लिया रेडियस r का, और कहाँ फील्ड निकालने के लिए बोल रहा है आपको? r/2 आगे, सेंटर से r/2 आगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि r/2 डिस्टेंस कहाँ पर होगी? अंदर की ओर ही होगी। यहाँ पर एक पॉइंट होगा P, जो कि डिस्टेंस कितनी पर है? r/2 पर है। क्योंकि आपकी डिस्टेंस जो है r से छोटी है, तो पॉइंट आपका अंदर की ओर लाई करेगा। अब मुझे यहाँ फील्ड निकालना है। अब कुछ भी नहीं करना यार, बहुत आसान सवाल है। तो कि मालूम है कि ये एक होलो स्फीयर है ना, भले सेल बोल रहा है आपको, बट ये कैसे बिहेव कर रहा है? एज ए होलो स्फीयर। और होलो स्फीयर के अंदर कितना फील्ड होता है ये आप याद करिए। आप फॉर्मूले सारे याद करें, है ना। मैंने आपको लिखवाया था कि एक्सेप्ट नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बाकी सब में अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है? 0 बनता है। तो मेरा जो स्फीयर है वो नॉन कंडक्टिंग नहीं है, एक होलो स्फीयर है और एक कंडक्टिंग स्फीयर है, इसीलिए इसके अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 0 आएगा। तो जो EP अपना आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। बिकॉज जिस पॉइंट की ये बात कर रहा है ना, वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? अंदर की ओर लाई कर रहा है, अंदर की ओर रहता है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आया हुआ है AIPMT 2010। तो आप सोच सकते हो एक बार के लिए कि इतनी अच्छी एग्जाम में, इतनी बड़ी एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, है ना। तो यदि आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है अच्छे से ना सारी थ्योरी, तो डेफिनेटली यार कोई बड़ी बात नहीं है। AIPMT पास करना, है ना, नीट पास करना इतना बड़ा काम नहीं है कंपेरेटिवली IIT, है ना। IIT में और नीट में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि मैं एज एन IITian मैं आपको बता सकता हूँ ना कि कितना डिफरेंस है और कहाँ डिफरेंस है। डिफरेंस यहाँ पर आता है कि जो IIT है वो चेक करेगा आपकी डेप्थ, आपका डेप्थ नॉलेज कितना है, ठीक है ना। और जो नीट है वो चेक करती है आपकी एक्यूरेसी, कि आप कोई भी चीज़ को कितना फास्ट करते हो। बिकॉज नीट के एग्जाम में क्या होगा कि क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे और टाइम कम होगा। हाँ, अच्छी बात क्या रहेगी कि जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आसान रहेंगे, बट बहुत सारे रहेंगे। तो जिस बंदे का, जिस स्टूडेंट का माइंड बहुत शार्पली काम करता है, बहुत फास्टली काम करता है, वो फटाफट से आंसर करेगा उनकी। और यदि कोई बच्चा क्वेश्चन को लेके बैठ ही गया, टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो वो वहाँ पे रह जाएगा। तो दोनों का जो फैक्ट है वो आपको आना चाहिए कि IIT में आपको ये करना पड़ेगा कि जो आपका डेप्थ नॉलेज है वो कितना है। क्योंकि IIT के पैटर्न में बात करें अपन, तो IIT के पेपर में क्वेश्चंस कम आएंगे और टाइम आपको बहुत सारा मिलेगा, बट जो भी क्वेश्चन आएंगे टफ आएंगे। बट नीट में क्या होगा? क्वेश्चंस बहुत सारे होंगे और टाइम कम होगा, लेकिन क्वेश्चंस आसान होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस को कम टाइम में कब कर पाएंगे अपन? जब आपकी जो एक्यूरेसी है ना, वो अच्छी रहेगी। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके माइंड में आना चाहिए कि क्या निकालना है, फटाक से, ना, बिना कुछ पढ़े। सेल बोल रखा है, अंदर का पॉइंट बोल रखा है, आंसर विल बी 0, डन, ओके। एक और क्वेश्चन देखो आप, लास्ट क्वेश्चन आज का ना, आज के जो सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। देखने की बात नहीं, क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आपके आगे होगा। क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है AIPMT 2011 में आया क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है, ए चार्ज Q इज एनक्लोज्ड बाई ए गाउसियन सरफेस of radius r. If the radius of surface is double, then the flux will be. कुछ भी नहीं भाई यार, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, मुझे मालूम भी नहीं पड़ रहा कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है यार। आपको डॉक्टर बनने जा रहा है ना, और डॉक्टर बनने के लिए ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे, तो आई थिंक बड़ी बात नहीं है भाई साहब। देखो आप, पहले बोला हुआ है कि ये गाउसियन सरफेस मान लो, कुछ बोला हुआ नहीं है, हालांकि बोल रखा है उसने स्पेरिकल है, तो मैंने वही मान लिया। इसका जो रेडियस है वो r बोल रखा है, ठीक है ना, और एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है Q। तो अभी बोल रखा है कि जो फ्लक्स है वो कुछ भी होगा, मान लो फाई मान लो इस टाइम पर। हालांकि फाई में लिख पाऊंगा आराम से, फाई कितना होगा? एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट
व्हाट इज द एनक्लोज चार्ज, क्यू के बराबर है, और अपॉन में क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये फाई है, ये चार्ज है, ठीक है ना। अब मैंने आपको ये बोला हुआ है नेक्स्ट पार्ट में कि यदि जो गाउसियन सरफेस है उसका रेडियस में डबल कर दूं, पहले आर का था अब 2r कर दूं, तो कुछ इसको मैं यहाँ करूं कि चार्ज तो वही है क्यू, बट अब की बार जो गाउसियन सरफेस है कुछ बड़ी है। हालांकि आपको लग रहा होगा बराबर किया, बट बराबर मत मानना, बड़ी मानना इसको अपना। रेडियस इज 2r। बताओ व्हाट इज द न्यू फ्लक्स, व्हाट इज द न्यू फ्लक्स। अभी तो फ्लक्स फाई मान रखा है अपन ने इनिशियल केस में ना, बट यदि इसका जो रेडियस है मैं डबल कर दूं तो कुछ बड़ा मैंने बना दिया स्फीयर, तो इस बड़े स्फीयर के लिए फ्लक्स कितना होगा बताओ भाई। अभी भी यू कैन अप्लाई गाउस लॉ, और क्या बोलता है गाउस लॉ कि सरफेस का फ्लक्स कितना होगा कि उसमें चार्ज कितना बंद हो रखा है, चार्ज तो क्यू बंद हो रखा है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मालूम पड़ रहा होगा कि इसका जो फ्लक्स है वो खुद के जो गाउसियन सरफेस है उसके एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, भले इतना बड़ा सरफेस हो, भले और बड़ा सरफेस हो, भले और बड़ा सरफेस हो। आप चेक कर लो यहाँ पर फाई ओनली कहाँ डिपेंड करेगा कि चार्ज कितना बंद हो रखा है, और दोनों केस में दोनों ना सिनेरियो के अंदर चार्ज सेम नहीं बंद हो रखा है, इसलिए फ्लक्स भी क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। तो इसका आंसर रहेगा रिमेन द सेम, रिमेन द सेम। जितना फ्लक्स पहले होगा फाई उतना ही क्या रहेगा बाद में रहेगा। तो आज अपन ने डिस्कस किया बहुत सारे क्वेश्चंस, तो AIPMT में आए हुए क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस IIT मेंस में आए हुए क्वेश्चंस थे, है ना। और आपने देखा होगा कि स्पेशली AIPMT में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका जो टफनेस का लेवल है वो काफ़ी नॉर्मल है, इतना कोई ज़्यादा भी लेवल नहीं है ना। तो यदि आपका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो अच्छा है और आपकी थोड़ी सी मैथ्स यदि आपकी अच्छी है तो डेफिनेटली आप नीट को ना क्रैक कर पाओगे आप, ठीक है ना। और यदि आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर IIT एडवांस के जो क्वेश्चंस है वो आपको मैं करवाऊंगा ना प्रैक्टिस सेशन के अंदर, तो आप मुझे मेंशन करें कमेंट सेक्शन में। डेफिनेटली यदि आप मुझे है ना कमेंट में आप बताओगे, मुझे आप सजेस्ट करोगे, तो मैं IIT के जो क्वेश्चन है एडवांस तक के वो भी मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। बट यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो क्यों करवाऊंगा ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि है ना करनी चाहिए, डेफिनेटली आप मेंशन करें, ठीक है ना। और पढ़ाई आप जारी रखिए ना, लॉकडाउन की वजह से आप पढ़ाई ना छोड़िए ना आप, क्योंकि सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी आप ना पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।